यहाँ पर हम देखेंगे स्पीड चार्ट के बारे में। स्पीड चार्ट में हम स्टार्टिंग पैदल से करते हैं। पैदल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कब चलते हैं, 10 किलोमीटर कब चलते हैं, 10 के बाद में 8 से 11 कब चलते हैं, 15 किलोमीटर कब चलते हैं, 20 किलोमीटर कब चलते हैं, 25 कब चलते हैं, 30 कब चलते हैं, 40, 50, 60, 75, 110, 140, 160, इस तरीके की स्पीडों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैदल स्पीड के बारे में कि पैदल कौन कौन सी कंडीशन में चला जाएगा। तो पैदल चलने की जो गति है वो पहली परिस्थिति है हमारी, 2 परिस्थितियों में पैदल चला जाता है। कितनी परिस्थितियों में चला जाता है? 2 परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति है हमारी दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान, यानी डबल लाइन में ACF हुआ है, ऑल कम्युनिकेशन फेल। तो दोहरी लाइन में संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान यहाँ पर सुरंग से गुजरते समय, जैसे डबल लाइन ACF में अगर हम सुरंग से गुजर रहे हैं तो सुरंग से गुजरते समय पैदल गति होगी। जब सुरंग साफ होने की सुनिश्चिति नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि सुरंग साफ है, तब यहाँ पर पैदल गति होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सुरंग से गुजरते समय जब सुरंग साफ होने की सुनिश्चिति नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन क्या है पैदल चलने की? कि एक गहरी लाइन पर, सिंगल लाइन पर ACF है, सिंगल लाइन ACF, तो हम कह सकते हैं कि एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सुरंग से गुजरते समय जब सुरंग साफ होने की सुनिश्चिति नहीं है। अब देखते हैं 2 किलोमीटर की स्पीड। 2 किलोमीटर की स्पीड कब होती है? तो एक ही परिस्थिति है यहाँ पर 2 किलोमीटर की स्पीड की। क्या है एक परिस्थिति? 5 वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय इम्पैक्ट होती है। तो 5 वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय जो इम्पैक्ट गति है वो इम्पैक्ट स्पीड होती है हमारी 2 किलोमीटर 5 वॉक्स वैगन के अंदर में। और 3 किलोमीटर की स्पीड कब होगी? 3 किलोमीटर की स्पीड भी यहाँ पर एक ही परिस्थिति में होगी, वो है रेल डॉली की अधिकतम गति है। ये रेल डॉली, इसकी मैक्सिमम स्पीड है कितनी? 3 किलोमीटर। फिर हम देखते हैं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की भी एक ही परिस्थिति है। वो क्या परिस्थिति है 5 किलोमीटर की? कि एक वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय इम्पैक्ट गति है। एक वॉक्स वैगन की शंटिंग के समय इम्पैक्ट गति, इम्पैक्ट स्पीड है, वो है हमारी 5 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट हम देखें 8 किलोमीटर पर हावर। ये स्पीड कब होगी? तो 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड एक ही परिस्थिति में होगी। वो कौन सी है? IVS सिग्नल का ऑन में पार करते समय। जब हम IVS सिग्नल है, इस IVS सिग्नल को ऑन में पार करते हैं तो अगले स्टॉप सिग्नल तक, अगले सिग्नल तक स्पीड जो होती है हमारी वो होती है 8 किलोमीटर पर हावर। जब टेलीफोन ख़राब हो और दृश्यता साफ न हो, यानी IVS सिग्नल को जब ऑन में पार करते हैं तो अगले सिग्नल तक स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर हावर। उस कंडीशन में हमारा टेलीफोन ख़राब होगा, टेलीफोन ख़राब, और क्या होगा? टेलीफोन ख़राब के साथ में दृश्यता साफ ना हो, दृश्यता साफ ना हो, तब हमारी स्पीड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 किलोमीटर पर हावर। 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड कब होगी? जब गाड़ी स्ट्रेट स्विच वाले 8/2 टर्न में टर्नआउट से, जब गाड़ी स्ट्रेट स्विच वाले, तो स्ट्रेट स्विच वाले 1/2 में टर्न आउट से, 1/2 में अगर गाड़ी टर्न आउट हो रही है तो टर्न आउट से, या फिर स्ट्रेट स्विच वाले हाफ में 1 आपातकालीन क्रॉस ओवर से, आपातकालीन क्रॉस ओवर से, आपातकालीन क्रॉस ओवर, आपातकालीन क्रॉस ओवर से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाते समय, अगर गाड़ी आपातकालीन क्रॉस ओवर से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जा रही है तो स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर हावर। तो 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है हमारी कितनी परिस्थितियों में होती है? ऐसी हमारी टोटल 15 परिस्थितियाँ हैं जिनमें 10 किलोमीटर की स्पीड होती है। 15 परिस्थितियाँ हैं, 10 किलोमीटर की 15 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि जब गाड़ी स्ट्रेट स्विच वाले 8 से 1/2 में टर्नआउट से, या फिर स्ट्रेट स्विच वाले 8 से 1/2 में एक आपातकालीन क्रॉस ओवर से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाते समय इसकी स्पीड होती है। दूसरी कंडीशन देखें कि
हॉट एक्सल गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय कांटों पर स्पीड, यानी हॉट एक्सल के समय जब गाड़ी को लूप लाइन पर लिया जाता है तो उस समय कांटों पर जो गति होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर होती है। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सम्मुख कांटों पर पॉइंट्समैन उपस्थित ना होने पर मालगाड़ी की गति, यानी हमारे क्या है, नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन है, नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन। तो नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सम्मुख कांटों पर यानी कि फेसिंग पॉइंट पर, अगर फेसिंग पॉइंट पर पॉइंट्समैन नहीं है, कौन नहीं है, पॉइंट्समैन नहीं है, तो फेसिंग पॉइंट्स पर पॉइंट्समैन नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पर मालगाड़ी की गति होती है। मालगाड़ी की गति कितनी होती है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सम्मुख कांटों पर पॉइंट्समैन उपस्थित ना होने पर मालगाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर आवर होगी। चौथा हम देखें कि एकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान लाइन क्लियर के लिए जाने वाले साधन की गति, यानी सिंगल लाइन ACF, एकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तो जिस साधन को यहाँ पर TV 602 देकर के भेजा जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइन क्लियर के लिए जाने वाले साधन की गति जब दृश्यता साफ नहीं हो तो उस साधन की गति होती है 10 किलोमीटर पर आवर। पांचवी कंडीशन देखते हैं। पांचवी कंडीशन क्या है कि एकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान, सिंगल लाइन पर ACF हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिलने पर अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ ना हो, यानी एक से ज़्यादा गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला है, तो यहाँ पर अनुगामी गाड़ी जो पिछली गाड़ी है, तो अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ ना हो तो वो होती है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर छठा पॉइंट देखते हैं। छठी कंडीशन क्या है 10 किलोमीटर पर आवर की। छठी कंडीशन है कि स्वचालित सेक्शन यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में, ऑटोमेटिक सेक्शन, स्वचालित सेक्शन में सभी सिग्नल खराब होने एवं संचार के साधन भंग होने के दौरान दृश्यता साफ ना हो पर, यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में ACF हुआ है, ऑल कम्युनिकेशन फेल, यानी हम कह सकते हैं कि सभी सिग्नल खराब हो गए हैं एवं संचार के साधन भंग हो गए हैं, तो उस समय दृश्यता साफ नहीं होगी तो स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। फिर सातवीं कंडीशन है कि अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता के लिए जाने वाले इंजन और गाड़ी की गति, अगर अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में जो सहायता के लिए इंजन जा रहा है या फिर जो गाड़ी जा रही है, जब दृश्यता साफ नहीं होगी तो वहाँ पर स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। आठवीं परिस्थिति है कि दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान गाड़ियों की गति जब दृश्यता साफ न हो, तो डबल लाइन में ACF होगा, तब भी गाड़ियों की गति 10 किलोमीटर पर आवर होगी। जब दृश्यता साफ ना हो, दृश्यता साफ होगी तब तो 25 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन अगर दृश्यता साफ नहीं है तो यहाँ पर होगी 10 किलोमीटर पर आवर। नौवीं परिस्थिति देखते हैं कि रेल पथ में खराबी का पता चलने पर, रेल पथ में खराबी का पता चलने पर, रेल पथ में खराबी का पता चलने पर बिना PWI के ब्लॉक सेक्शन में जाने पर लोको पायलट के द्वारा रेल पथ सुरक्षित महसूस होने पर खराबी के स्थान से गुजरते समय अधिकतम गति, यानी हम कह सकते हैं कि रेल पथ में अगर खराबी है उसका पता चल गया है लोको पायलट को, और बिना PWI के ब्लॉक सेक्शन में जाने पर, अगर हम बिना PWI के ब्लॉक सेक्शन में जा रहे हैं तब भी गति कितनी होगी 10 kmph। रेल पथ में खराबी का पता लगने पर बिना PWI के ब्लॉक सेक्शन में जा रहे हैं तब यहाँ पर 10 kmph स्पीड होगी, और लोको पायलट के द्वारा रेल पथ सुरक्षित महसूस होने पर खराबी के स्थान से गुजरते समय अधिकतम गति 10 kmph होगी। फिर नेक्स्ट हम देखें 10वां पॉइंट क्या है, कैरोसिन, द्रव्य ईंधन, स्प्रीट, ज्वलनशील द्रव, खतरनाक विस्फोटक, तेजाब गैस, जहरीली वस्तु आदि से लदे वाहन की शंटिंग के समय अधिकतम गति है। शंटिंग के समय गति दे रखी है। जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, कैरोसिन है, कैरोसिन द्रव्य वाली कोई गाड़ी है, गैस है, जहरीली वस्तुएं हैं उस गाड़ी में, सामग्री गाड़ी में जहरीली वस्तु हैं,
या फिर कोई खतरनाक विस्फोटक सामान है, विस्फोटक, तेजाब है, तेजाब या जहरीली वस्तुएं हैं, उनसे लदी हुए वाहन की शंटिंग के समय अधिकतम गति 10 kmph होती है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि इंजन की सीटी फेल होने पर, दृश्यता साफ ना होने पर, इंजन की सीटी फेल हो गई है और दृश्यता साफ नहीं है, तब भी गति कितनी होती है? 10 kmph होती है। बार बार पॉइंट देखते हैं कि स्वचालित सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक गति दृश्यता साफ न होने पर, यानी ऑटोमेटिक जो सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल, इस सिग्नल को हमने ऑन स्थिति में पार किया है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक दृश्यता साफ ना हो तब गति होती है 10 kmph, 10 km/h। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अर्ध स्वचालित सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जिसमें ए प्रज्वलित है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में क्या हुआ है, ए प्रज्वलित को ऑन स्थिति में, ए प्रज्वलित है और ए प्रज्वलित को ऑन स्थिति में बिना प्राधिकार पत्र के पार करने पर स्पीड होती है 10 km/h और 10 km/h अगले सिग्नल तक हम जाते हैं, अगले सिग्नल तक। और जब दृश्यता साफ होना हो तो हम कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जिसमें ए प्रज्वलित हो उसको ऑन स्थिति में बिना प्राधिकार पत्र के पार करने पर अगले सिग्नल तक जब दृश्यता साफ न हो तो स्पीड होती है 10 kmph। फिर 14वां नंबर का पॉइंट है यहाँ पर कि पुशिंग बैक की गति जब पीछे की ओर से ब्रेक यान ना हो, तो ब्रेक यान में गार्ड ना हो तो दृश्यता साफ ना हो। तो पुशिंग बैक के दौरान जब पीछे की तरफ ब्रेक यान ना हो या फिर ब्रेक यान हो लेकिन उसमें गार्ड ना हो, या तो ब्रेक यान ही ना हो या फिर ब्रेक यान में गार्ड ना हो, तब जो गति होती है दृश्यता साफ ना होने पर 10 kmph होती है। और 15वां पॉइंट है सामग्री गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति, सामग्री गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति जो होती है वो होती है 10 kmph। अब बात करते हैं 8 से 11 kmph कौन सी कंडीशन में गति होती है। तो हम देखते हैं पटाखों का परीक्षण करते समय खाली माल डिब्बे को इंजन के द्वारा धकेलते समय, जब हम पटाखों का परीक्षण करते हैं तो पटाखों का परीक्षण करते समय खाली माल डिब्बे को इंजन के द्वारा ढकेला जाता है, तो उस समय ढकेलते समय गति होती है 8 से 11 kmph। अब बात करते हैं 15 kmph की कंडीशन के बारे में। 15 km/h इसकी टोटल कंडीशन है 13 परिस्थितियों में 15 km/h की स्पीड होती है। अब वो 13 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो 13 परिस्थितियों में हम देखते हैं पहली परिस्थिति। तो पहली परिस्थिति है हमारी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर जब दृश्यता साफ ना हो, तो हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर जब दृश्यता साफ ना हो तब 15 kmph की स्पीड होती है। दूसरा, अर्ध स्वचालित सिग्नल ए प्रज्वलित हो तो उसको ऑन में बिना प्राधिकार पत्र के पार करने पर, इसको अर्ध स्वचालित सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को जब दृश्यता साफ ना हो और ए उसमें मार्कर प्रज्वलित हो तब यहाँ पर स्पीड होती है 15 km/h। अर्ध स्वचालित सिग्नल को ए प्रज्वलित होने पर ऑन स्थिति में बिना प्राधिकार पत्र के पार करने पर अगले सिग्नल तक दृश्यता साफ ना हो तो स्पीड होती है 15 kmph। तीसरी कंडीशन है IVS सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर जब टेलीफोन ख़राब हो या फिर दृश्यता साफ ना हो
तब यहाँ पर स्पीड होती है 15 kmph जब दृश्यता साफ हो। तो हम कह सकते हैं जब दृश्यता साफ होती है सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, यहाँ पर हम देखें कि स्वचाल सिग्नल को, ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर, जैसे पहली कंडीशन है स्वचाल सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक जब दृश्यता साफ हो, जब दृश्यता साफ होती है तो 15 kmph की स्पीड होती है। और ऑटोमेटिक सिग्नल को जब ऑन स्थिति में पार करते हैं और जब दृश्यता साफ ना हो तो स्पीड होती है 8 kmph। तो स्पीड होती है 10 kmph, 8 नहीं है 10 है। और इसी तरीके से अर्ध स्वचाल सिग्नल की बात करें, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में ए प्रज्वलित है, उसको ऑन स्थिति में बिना प्राधिकार पत्र के पार कर रहे हैं और दृश्यता साफ है तो अगले सिग्नल तक जाएंगे हम 15 km/h से। लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में ए प्रज्वलित है और उसको ऑन स्थिति में पार कर रहे हैं और दृश्यता साफ ना हो तो स्पीड होगी हमारी 10 kmph। इसी तरीके से IVS सिग्नल है, IVS सिग्नल को हमने ऑन स्थिति में पार किया है तो ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक जब टेलीफोन खराब हो तथा दृश्यता साफ हो, जब टेलीफोन खराब है और दृश्यता साफ है तब हमारी स्पीड होती है 15 kmph। तो IVS सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले सिग्नल तक जब दृश्यता साफ हो, जब दृश्यता साफ हो तो अगले सिग्नल तक हमारी स्पीड होगी 15 kmph। नेक्स्ट देखें, शंटिंग की अधिकतम सामान्य गति, शंटिंग की अधिकतम और सामान्य गति। तो शंटिंग की अधिकतम और सामान्य गति यही होती है तो यहाँ पर शंटिंग के समय अधिकतम गति है वो 15 kmph होती है। और पांचवी स्थिति हम देखें कि पेट्रोलमैन विलंबित होने पर उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की गति रात के समय, अगर पेट्रोलमैन है वो पेट्रोलमैन विलंबित हो गया है तो उस सेक्शन में जो जाने वाली गाड़ियों की गति है उनकी गति होगी 15 kmph। नेक्स्ट देखें हम कि अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता के लिए जो इंजन जाता है, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में तो सहायता के लिए जो इंजन जाता है उस इंजन की स्पीड होगी जब दृश्यता साफ होगी तो 15 kmph उसकी स्पीड होगी। सातवीं कंडीशन हम देखें कि रोक सिग्नल को ऑन में पार करने पर कांटों की गति, रोक सिग्नल को अगर हमने ऑन में पार किया है तो ऑन में पार करने पर कांटों पर जो गति होती है वो होती है हमारी 15 km/h। नेक्स्ट देखें कि एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान, सिंगल लाइन पर ACF हुआ है तो एक कैरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान लाइन क्लियर के लिए जाने वाले साधन की गति जब दृश्यता साफ हो, दृश्यता साफ हो तब होती है स्पीड हमारी 15 kmph। नौवा हम देखें EMU रैक, EMU रैक का अगला कैब खराब होने पर पिछले कैब से गाड़ी चलाते समय गति, अगर EMU रैक है उसका अगला कैब खराब हो गया है और पिछले कैब से अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तब भी गति होती है 15 kmph। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि TTM मशीन की कांटों पर अधिकतम गति, TTM जो मशीन होती है उसकी कांटों पर गति होती है 15 kmph। नेक्स्ट देखें कि नैरो गेज में इंजन की हेडलाइट खराब होने पर, नैरो गेज में अगर इंजन की हेडलाइट ख़राब हो गई है, इंजन की हेडलाइट, तो वहाँ पर भी गति होती है 15 kmph। 12वीं कंडीशन हम देखें कि इंटरलॉक्ड पॉइंट पर जब गाड़ी 12 में 1 के घुमाव से, इंटरलॉक्ड पॉइंट है, इंटरलॉक्ड पॉइंट तो वहाँ पर अगर घुमाव है 12 में 1, 12 के 1 में घुमाव से या फिर कर्व सिमेट्रिकल स्प्लिट स्विचों से 8.5 में 1 के घुमाव पर लाइन से दूसरी लाइन पर जा रही है, 8.5 में 1 का घुमाव पर
या फिर 12 में 1 का घुमाव है, वहाँ पर जो स्पीड होती है गाड़ी की वो भी होती है कितनी, 15 kmph। और हम देखें कि मोटर ट्रॉली भारी या हल्की जब पॉइंट या क्रॉसिंग पर से गुजरे, कोई भी मोटर ट्रॉली हो या भारी हो या फिर हल्की हो, मोटर ट्रॉली भारी हो या फिर हल्की हो, पॉइंट या क्रॉसिंग पर से गुजरे, चाहे सीधी लाइन से गुजरे या फिर टर्न आउट से गुजरे, स्पीड होती है कितनी, 15 kmph। अब हम बात करते हैं 20 kmph की गति की। 20 kmph की गति कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे दो कंडीशन है 20 kmph की गति की। पहला तो रेल फ्रैक्चर, वेल्डिंग ऑफ होने पर अस्थायी मरम्मत के पश्चात उस पर गाड़ी चला रही है, जैसे कि अस्थायी मरम्मत की गई है, तो अस्थायी मरम्मत की गई है, रेल फ्रैक्चर या वेल्डिंग ऑफ होने पर अस्थायी मरम्मत के पश्चात जो गति होती है वो 20 kmph होती है। दूसरी होती है फ्लैट टायर के समय। फ्लैट टायर होने पर सेक्शन क्लियर करते समय जो गति होती है वो भी 20 kmph होती है। अब बात करते हैं 25 kmph की। 25 kmph की कौन कौन सी कंडीशन में हम 25 kmph से गाड़ी चलाते हैं, तो इसकी 10 कंडीशन है 25 kmph की। तो 10 कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन है TSL में चलने वाली पहली गाड़ी, TSL में जो फर्स्ट गाड़ी चलती है वो 25 kmph से चलती है। दूसरा, स्वेचल सेक्शन में TSL के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति। ऑटोमेटिक सेक्शन में गलत लाइन पर जो चलती है, गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति है, यानी TSL। स्वेचल सेक्शन में TSL के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति कितनी होती है, प्रत्येक गाड़ी की गति होती है 10 kmph। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL के दौरान गलत लाइन पर चलने वाली प्रत्येक गाड़ी की गति 25 kmph होती है। और तीसरा पॉइंट अब देखें, ऑटोमेटिक सेक्शन में TSL के दौरान सही लाइन पर चलने वाली पहली गाड़ी की गति वो भी 25 kmph होती है। फिर चौथा पॉइंट हम देखें, दोहरी लाइन पर ACF के दौरान, डबल लाइन पर ACF के दौरान गाड़ियों की गति जब दृश्यता साफ हो तब 25 kmph गति होती है। दोहरी लाइन पर ACF के दौरान जब दृश्यता साफ हो तो गाड़ियों की गति कितनी होती है, तब गाड़ियों की गति होती है 25 kmph। नेक्स्ट हम देखें, पांचवा पॉइंट है हमारा कि एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान, सिंगल लाइन पर ACF, एक गहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिलने पर अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो, तो यहाँ पर है अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो तो हम बात करें सिंगल लाइन ACF में अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो तो एक गहरी लाइन सिंगल लाइन ACF में अनुगामी गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो तो 25 kmph स्पीड होगी। छठा पॉइंट है, ब्लॉक सेक्शन में बचे भाग को लेने के लिए जब वही लोको पायलट जा रहा हो तो वापस जाते समय इंजन गति। ब्लॉक सेक्शन में जब गाड़ी को दो भागों में बांट करके चलाया गया है, पहले भाग को लोको पायलट ले गया है और दूसरे भाग को लेने के लिए वही लोको पायलट वापस आता है, तो वापस जाते समय इंजन की गति होती है 25 kmph। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक सेक्शन में बचे भाग को लेने के लिए जब वही लोको पायलट जा रहा हो तो वापस जाते समय इंजन की गति होती है कितनी, 25 kmph।
सातवां पॉइंट हम देखें कि पुशिंग बैक की गति जब आगे की ओर ब्रेक यान हो तो ब्रेक यान में गार्ड हो तो दृश्यता साफ हो। तो हम बात करें पुशिंग बैक की गति। तो पुशिंग बैक की गति जब आगे की ओर ब्रेक यान हो, कहाँ पर हो, आगे की ओर ब्रेक यान हो। तो पुशिंग बैक की गति जब आगे की ओर ब्रेक यान हो तो ब्रेक यान में गार्ड हो, तब दृश्यता साफ हो, तब गति होती है 25 kmph। नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए इंजन की सीटी फेल होने पर गाड़ी की गति, इंजन की सीटी फेल होने पर, इंजन की सीटी फेल होने पर गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ ना हो, कब, जब दृश्यता साफ ना हो, तो हम कह सकते हैं इंजन की सीटी फेल होने पर जब दृश्यता साफ ना हो तब गति होती है 25 kmph। और अगली कंडीशन है कि सी क्लास ओडीसी की गति, सी क्लास ओडीसी की गति है वो भी 25 kmph होती है। 10वां है स्वचल सेक्शन में सभी सिग्नल खराब होने पर, ऑटोमेटिक सेक्शन में सभी स्वचल सिग्नल खराब होने पर और संचार के साधन भंग होने पर और दृश्यता साफ है तब स्पीड की होती है 25 kmph। अब बात करते हैं 30 kmph की। 30 kmph की कौन कौन सी कंडीशन है, तो 6 कंडीशन है 30 kmph की। तो कौन कौन सी हैं 6? एक तो है ओवरहॉलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ी गति, ओवरहॉलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान जो कार्य, इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान, यानी ओवरहॉलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान गाड़ी की गति 30 kmph। दूसरी कंडीशन है 132 टन VWL ओडीसी की गति, 132 टन VWL ओडीसी की गति है वो 30 kmph होती है। तीसरी कंडीशन है फॉल्टी OHE सेक्शन के अप्रभावित लाइन पर जब दृश्यता साफ ना हो, अप्रभावित लाइन पर यानी हेल्दी लाइन पर, यानी फॉल्टी OHE सेक्शन। तो फॉल्टी OHE सेक्शन के अप्रभावित लाइन पर जब दृश्यता साफ ना हो और रात के समय गाड़ी की गति 30 kmph होती है। चौथा है धुंध और कोहरे के मौसम में स्वचल सेक्शन में गाड़ी की गति जब 2 पीला संकेत बता रहा हो, जब डबल येलो हो, और धुंध और कोहरे के मौसम में स्वचल सेक्शन में गाड़ी की गति जब सिग्नल 2 पीला संकेत बता रहा है तो 30 kmph और सिग्नल पीला बता रहा है तो 60 kmph होती है। नेक्स्ट हम देखें कि 5वीं कंडीशन है कि 8/2 में 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट पर गाड़ी की गति, 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट, तो 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट पर गाड़ी की गति, टर्नआउट पर गाड़ी की गति जो होती है 1 सिमेट्रिकल स्प्लिट पर टर्नआउट पर गाड़ी की गति होती है 30 kmph। और 12 में 1 कर्व्ड टर्नआउट पर गाड़ी की गति, इसमें 12 में 1 कर्व्ड टर्नआउट पर गाड़ी की गति होती है 30 kmph। अब बात करते हैं 40 kmph की, 40 km/h। तो 40 km/h स्पीड कब होगी? पहली है इंजन की हेडलाइट खराब होने पर गाड़ी की गति, इंजन की हेडलाइट खराब है तो उस समय गाड़ी की गति होती है 40 kmph। दूसरी कंडीशन है ऐसी 7 परिस्थितियाँ हैं 40 km/h के लिए 7 परिस्थितियाँ हैं। दूसरी कंडीशन है इंजन का अगला कैब खराब होने पर, पिछले कैब से अगर गाड़ी चला रहे हैं, पिछले कैब से गाड़ी चला रहे हैं, अगला कैब खराब है तो गाड़ी की गति होती है 40 kmph। तीसरी है पेट्रोलमैन विलंबित होने पर उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की दिन के समय गति, अगर पेट्रोलमैन है वो विलंबित हो गया है, उस सेक्शन में जो भी गाड़ी जाएंगी वो जाएंगी दिन के समय 40 kmph की गति से। चौथा है क्लैंप्ड वैगन की गति, क्लैंप्ड वैगन की गति है वो भी यहाँ पर 40 kmph होती है। अगला है क्रेन की जीभ, क्या है क्रेन की जीभ, क्रेन की जीभ आगे की ओर होने पर गाड़ी की गति 40 kmph है।
छठवा है पहली टावर वैगन की अधिकतम गति। पहली टावर वैगन, तो पहली टावर वैगन की अधिकतम गति है वो 40 kmph होती है। सातवां है, आठवां है वी क्लास ओडिसी की गति है। वी क्लास ओडिसी की गति कितनी होती है? 40 kmph होती है वी क्लास ओडिसी की गति। तो यहाँ पर हम देखें इंजन की हेडलाइट खराब होने पर, इंजन का अगला कैप खराब होने पर, पेट्रोल मैन विलंबित होने पर, क्लैम्प्ड वैगन की गति और क्रेन की जीभ आगे की तरफ होने पर, और पहली टावर वैगन की अधिकतम गति, और वी क्लास ओडिसी में। फिर हम बात करते हैं 50 kmph की स्पीड कहाँ पर होती है? 50 kmph। तो मानक फर्स्ट, जो मानक फर्स्ट के इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन पर मैक्सिमम गति होती है। मेन लाइन पर मैक्सिमम स्पीड होती है 50 kmph। 60 kmph की बात करते हैं। 60 kmph होता है पहला फॉल्टी, तीन परिस्थितियों में होती है 60 kmph गति। एक तो होता है फॉल्टी सेक्शन में अप्रभावित लाइन पर जब दृश्यता साफ हो तो दिन के समय गाड़ी की गति, दिन के समय। तो हम कह सकते हैं फॉल्टी सेक्शन में, फॉल्टी OHE सेक्शन में, जब फॉल्टी OHE सेक्शन में अप्रभावित यानी कि हेल्दी लाइन पर जब दृश्यता साफ हो तो दिन के समय गाड़ी की गति 60 kmph। धुंध और कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की गति होती है 60 kmph अधिकतम गति। इसमें पूर्ण ब्लॉक पद्धति में, तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति 60 kmph, और धुंध और कोहरे के मौसम में स्वैचल ब्लॉक पद्धति में, स्वैचल ब्लॉक पद्धति में, तो स्वैचल ब्लॉक पद्धति में ऑटोमेटिक सेक्शन है, स्वैचल ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है। तो स्वैचल ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति जब सिग्नल हरा होता है तो स्पीड होती है 60 kmph। अब बात करते हैं 75 kmph की। 75 kmph की एक परिस्थिति है सवारी गाड़ी की चौपहिया वाहन लगाए जाने पर, अगर सवारी गाड़ी में अगर हमने लगा दिया चौपहिया वाहन, तो चौपहिया वाहन लगाने पर सवारी गाड़ी की गति हो जाएगी अधिकतम गति 75 kmph। फिर 110 kmph कब होगी? मानक सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशन से गुजरते समय अधिकतम गति। मानव सेकंड आर इंटरलॉक्ड स्टेशनों से गुजरेंगे तो गुजरते समय अधिकतम गति होती है 110 kmph। 140 kmph की बात करते हैं। 140 kmph कब होगी? मानक थर्ड, तो मानक थर्ड आर इंटरलॉक्ड स्टेशनों से गुजरते समय अधिकतम गति, राजधानी की अधिकतम गति है 140 km/h। और 160 kmph की बात करें तो मानक 4 है, मानक 4 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन से गुजरते समय अधिकतम गति होती है जैसे शताब्दी की गति है, वो है 160 kmph। तो इन सभी गतियों में अधिकतम गति है या फिर न्यूनतम गति है, उसमें अपनी अकॉर्डिंग में बदलाव किया सकता है, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग में बदलाव किया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अधिकतम अनुमेय गति, अधिकतम अनुमेय गति है, इसका निर्धारण CRS के द्वारा किया जाता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के द्वारा। इसका निर्धारण करते समय प्रयोग किए जाने वाले इंजन, वाहन और रेल पथ की मजबूती और उतार चढ़ाव का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में हमें इंजन का भी ध्यान रखना चाहिए, कैसा वाहन है, रेल पथ की मजबूरी, रेल पथ कैसा है, उतार चढ़ाव का भी, उतार चढ़ाव किस तरीके का है। और तीसरा हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात करें, समय संचालन समय सारणी में इसे सेक्शन के अनुसार दर्शाया जाता है, यानी वर्किंग टाइम टेबल है उसमें सेक्शन के अनुसार इसमें पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दी जाती है, दर्शाया जाता है। चौथा है लोको पायलट किसी भी परिस्थिति में उसका उल्लंघन नहीं करेगा, इसको लोको पायलट का पालन करना ही करना है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। पांचवा है किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। पांचवा है इस गति से गाड़ी चलने पर दो स्टेशनों के बीच लगने वाला समय न्यूनतम यात्रा समय मिनिमम रनिंग टाइम कहलाता है। मिनिमम रनिंग टाइम, यानी इस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इस गति से गाड़ी चलने पर दो स्टेशनों के बीच लगने वाला जो समय है उसे कहते हैं मिनिमम रनिंग टाइम।
और यदि गति सामान्य गति से 8-10% अधिक होती है, और यह जो गति है सामान्य गति से 8 से 10% होती है, सामान्य गति से 8 से 10% अधिक होती है बस, तो सामान्य गति से 8 से 10% अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक्ड स्पीड। क्या है ब्लॉक्ड स्पीड? ब्लॉक्ड स्पीड, ब्लॉक्ड स्पीड में कहते हैं, कह रहे हैं ब्लॉक्ड स्पीड है, इसकी सामान्य गति है। ब्लॉक्ड स्पीड है एक तरीके से, बुक्ड स्पीड है, ब्लॉक्ड नहीं है, बुक्ड स्पीड। बुक्ड स्पीड यानी सामान्य गति। सामान्य गति है, इसका निर्धारण कौन करता है? PCOM इसका निर्धारण करता है। इस गति का निर्धारण करते समय प्रयोग होने वाले इंजन, रेल पथ की मजबूती, उतार चढ़ाव, रोलिंग स्टॉल, सिग्नल व्यवस्था का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। संचालन समय सारणी में सम सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका उल्लेख किया जाता है। लोको पायलट परिस्थिति के अनुसार इस गति का उल्लंघन करके अपनी गाड़ी को अधिकतम अनुमेय गति से चला सकता है। तो WDT है इसमें बताया जाता है, संचालन समय सारणी में सेक्शन के अनुसार इसका उल्लेख होता है। लोको पायलट परिस्थिति के अनुसार गति का उल्लंघन करके अपनी गाड़ी को अधिकतम अनुमेय गति से चला सकता है। तो यहाँ में गति का उल्लंघन करके, लोको पायलट गति का उल्लंघन करके, परिस्थिति के अनुसार उस गति का उल्लंघन करके गाड़ी को अधिकतम अनुमेय गति से चला सकता है। और इस गति से दो स्टेशनों के बीच लगने वाला समय हो वो कहलाता है नॉर्मल रनिंग टाइम। नॉर्मल रनिंग टाइम, क्योंकि इसमें गाड़ी का गति का उल्लंघन करके उसको चला जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। फिर हम बात करते हैं मिनिमम रनिंग टाइम की। मिनिमम रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम है न्यूनतम यात्रा समय, वह समय है जो उस सेक्शन की अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर दो स्टेशनों के बीच लगता है। अधिकतम अनुमेय गति, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो दो स्टेशनों के बीच लगने वाला जो समय है वो कहलाता है मिनिमम रनिंग टाइम। इस समय की गणना करते समय उस गाड़ी को किस इंजन के साथ चलाया जा रहा है, उसकी अधिकतम अनुमेय गति कितनी है, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। यदि किसी विशेष इंजन के साथ गाड़ी की अधिकतम गति अनुमेय गति से कम आती है तो न्यूनतम यात्रा समय की गणना करते समय उसी कम गति का प्रयोग किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी विशेष इंजन के साथ गाड़ी की गति अधिकतम अनुमेय गति से कम आती है तो न्यूनतम यात्रा समय की गणना करते समय उसे कम गति का प्रयोग हम करते हैं। और इस समय की गणना करते समय स्थायी गति प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी स्थायी गति प्रतिबंध हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहेगा। MRT की गणना करते समय, मेडिकल रिलीफ ट्रेन है तो MRT की गणना करते समय सेक्शन में उतार चढ़ाव और घुमाव का भी ध्यान रखा जाएगा। उतार चढ़ाव, MRT मतलब मिनिमम रनिंग टाइम, MRT है मिनिमम रनिंग टाइम, मेडिकल रिलीफ ट्रेन नहीं, मिनिमम रनिंग टाइम है। इसमें उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखा जाएगा, घुमाव का भी ध्यान रखा जाएगा। MRT का संचालन समय सारणी में दर्शाया जाता है। इसमें किसका मिनिमम रनिंग टाइम है, ये समय सारणी में दर्शाया जाता है। फिर हम देखते हैं नॉर्मल रनिंग टाइम की बात करते हैं। मिनिमम नॉर्मल रनिंग टाइम, नॉर्मल रनिंग टाइम तो सामान्य यात्रा समय जिसे संचालन समय सारणी में निर्धारित स्थान में दर्शाया गया है। NRT में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पहली बात क्या है कि सामान्य गति से चलने के कारण दो स्टेशनों के बीच लगने वाला समय, जब सामान्य गति से चलते हैं तो दो स्टेशनों के बीच जो समय लगता है उसे हम कहते हैं सामान्य यात्रा समय। इसकी गणना करते समय स्थायी गति प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी स्थायी गति प्रतिबंध है उनको ध्यान में रखा जाएगा। और NRT की गणना करते समय यानी नॉर्मल रनिंग टाइम की गणना करते समय उतार चढ़ाव और घुमाव का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें त्वरण और मंदन, एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन के लिए आवश्यक समय भी शामिल होगा। एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन यानी त्वरण और मंदन के लिए आवश्यक समय भी का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा।